बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब। देखिए आज और नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं। इसमें स्टेट बैंक को खुद सर और ख़ुद मुख्तार इदारा बनाया जा रहा है। तमाम पाकिस्तान का जो निज़ाम है उनके हवाले किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसा कि 2010 में ये हुआ था कि जापान को ये कहा गया था कि आपका तमाम माशी निज़ाम हमारे हवाले कर दो, वरना तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ जो है वो नए सिरे से हम अपने आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। और फिर बाद में 2011 में उन्होंने सुनामी लाया उनके ख़िलाफ़ में, तो और उन्होंने फिर सारा का सारा निज़ाम उनके हवाले कर दिया गया था। तो अब पाकिस्तान ने भी अपना जो निज़ाम है IMF में का जो निज़ाम है वो हवाले कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक उनका बना दिया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनका बना दिया है, वो भी बशीर ख़जाना जो है वो भी उनका IMF का है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप देखें तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जो पाकिस्तान को दरपेश है इस वक्त। मेरे साहब ये बात ये है कि अगर आप स्टेट बैंक के गवर्नर को खुद मुख्तार बना दें तो क्यों बना दें, मेरे समझ में नहीं आता है कि आप उनको आप अपनी गर्दन में क्यों फंदा डलवाना चाहते हैं। नहीं, फिर वो एक आदमी आपने कैबिनेट में क्यों पास किया, ये बात मुझे समझाइए ना। कि बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट बात सबसे बड़ी ये है कि आपने अपने कैबिनेट से क्यों पास किया, ये मुझे मजबूरी बताई जाए, इसके बाद में फिर हम बात कर सकते हैं। तो ये देखें, एक तो ताल्लुकात, दोस्ती, ये सब मामला ज़्यादा हैं आजकल की हुकूमत के निज़ाम में। कोई अच्छा दोस्त है, डोनर है, तो उसको कोई ना कोई ओहदा दिया जाता है, लेकिन इस तरह नहीं किया जाता है कि उसको जवाबदेही ना हो। ये तो आपने एक किस्म का बिल्कुल कंप्लायंस किया है। आपने सरनुगु हो गए हैं जो अमेरिका के IMF के सामने और FATF के सामने। जी, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तबाही बर्बादी कर रहे हो मुल्क के लिए। तुमने अपने आप को आपके गले के अंदर फंदा डालकर कहते हो कि साहब हमें रस्ते से मत खींचो, जब चाहेंगे तुम्हारे गर्दन के अंदर नरखा तुम्हारा बंद कर देंगे। अच्छा, जिनका सब्जेक्ट है ना ये, जो इस पे ज़्यादा माहिराना राय रख सकते हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हम बहुत परेशान हैं। जो स्टेट बैंक का जो ये खुद मुख्तार जो है अपने जो हमारी कैबिनेट ने एक वो पास कर दिया है, जो रेजोल्यूशन कह लें या जो कुछ भी उन्होंने पास किया है नोटिफिकेशन या जो कुछ भी, वो ये कि साहब उसको स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बना दिया जाए और वो स्टेट बैंक जो है हर चीज़ पर वो खुद मुख्तार होगा, कर्ज़े अदा कर जहाँ से चाहे ले ले, जितने चाहे वो अपने मैंने वो बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे या वसूली कर ले या क्या करे। तो ये तो आपने फंदा अपने गले में खुद डालकर कहा कि आप रस्सी खींच लो। जी बात ये है कि जिस तरीके से ये अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, इसको मैं ये मानता ही नहीं कि ये स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा रही है। ये तो खुद मुख्तारी का लफ्ज़ गलत है। ये तो हमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को में नौआबादियाती निज़ाम की एक नई शक्ल में वापसी की राह हमवार करने का नुस्खा है। इसलिए कंपनी की याद हमें दिला रही है और मैं सोचता हूँ कि कायदे-ए-आज़म की रूह तड़प रही होगी, क्योंकि 1 जुलाई 1948 को जब उन्होंने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था तो कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था कि हमारा स्टेट बैंक पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत होगा। आज ये ऐसा एक इदारा बना रहे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को के बजाय दूसरों को आंसरेबल होगा, या IMF से डिक्टेशन लेगा, IMF से अहकामात लेगा, और या इस्तेमाली ताकतों के जो अहकामात हैं वो IMF के थ्रू हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं तो इसको खुद मुख्तारी कहना ही गलत समझता हूँ। नंबर 1 चीज़ ये है। दूसरा ये था कि हमें पाकिस्तान की मईशत के अलावा पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के लिए जौहरी प्रोग्राम के लिए खतरात लाक हो सकते हैं इससे आगे चल के। मगर मेरा एक सवाल है, आपके जो कॉन्टेक्ट हैं आप पता कीजिए कि इसमें अहम चीज काबीना ने कितने मिनट इस पर गौर किया, उन्होंने गौर भी किया है नहीं या मंजूरी दे दी, उनको नींद कैसे आ गई। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो है बड़ी काबीना ने। तो अब हमें आप अगर इसको चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये जिम्मेदारी लेगी, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, कि कौमी सलामती, कौमी मफाद, कौमी मईशत, कौमी खुद मुख्तारी से मुतसादिम इन अमेंडमेंट्स को रद्द कर दे, इसको उठा के फेंक दे, वरना हमें इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि आज जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है वो IMF के मुलाजिम थे मिस्र के अंदर,
वो पाकिस्तान आके गवर्नर बन गए, इतनी सीनियरिटी उनकी थी नहीं। उसके बाद जो डिप्टी गवर्नर है वो भी मिस्र में था, उसको भी वो यहाँ ले आए, वो भी बन गया। और उसके बाद वजीर खजाना माशाल्लाह पुराने IMF के हैं। अब वो ये कहते हैं कि फिस्कल और मॉनेटरी बोर्ड, पॉलिसी बोर्ड जो था उसको हम खत्म कर रहे हैं, जिसमें कि नुमाइंदगी होती थी वजारत खजाना की और स्टेट बैंक की, वो मिलकर फैसले करते थे। अब वो कहते हैं कि इस बोर्ड को खत्म कर दें, ये गवर्नर साहब जो है IMF के साबिक मुलाजिम और वजीर खजाना जो IMF के मुलाजिम है, ये मिलकर फैसले कर लेंगे, जो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ होगा ये हम क्यों कर रहे हैं। फिर देखिए कि अगर आप गवर्नर बना भी रहे हैं तो जो स्टेट बैंक का बोर्ड है उसमें ये होना चाहिए कि उसका चेयरमैन गवर्नर नहीं होगा, बल्कि एक इंडिपेंडेंट आदमी होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव अलग चीज होती है, जैसे आप PIA में वो भाई हमें बनाना चाहिए, फिर वो हमको बनाओ, नहीं तो फिर हम नहीं मानेंगे। ये अभी एक मजाक की बात हमने डाल दी है बीच के अंदर कि भाई ये तो कोई यानी हमारे से मुराद ये है कि कोई पाकिस्तानी होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तानी तो जरूर होने चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो नौकरी छोड़ने के बाद 3 साल पाकिस्तान में भी रहें, पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। नहीं, मैं ये बात जो बात आपसे कह रहा हूँ कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो वापिस चले जाए और कहें जी मैं आपका काम करके आ गया। नहीं, मैं जो यही कहता हूँ कि हमारी तो जिंदगी मौत पाकिस्तान के साथ है ना जी। हम तो ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो चेयरमैन हो वो फिर हमारा आदमी होना चाहिए। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कम से कम गवर्नर ना हो। हाँ, ठीक हो गया, गवर्नर अलग हो वो ये। अच्छा, ये बताइए कि ये मैंने आपसे जब हम लोग गुफ्तगू टेलीफोन पे कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये बात भी की थी कि ये मैंने जब ये 2010 में एक आर्टिकल लिखा था हार्प के ऊपर, और उसके ज़रिए से जो उन्होंने सुनामी लाया 2011 में, तो उस वक्त के जो वहाँ के जो वज़ीर ख़जाना थे वो जो उन्होंने कहा कि साहब हमें अमेरिका ने ये कहा है कि आप हमारे सारे जो आपके जो तमाम जो आपका जो मीशियत है वो हमारे हवाले कर दो, वरना हम आपके ख़िलाफ़ दूसरा हमला कर देंगे एटम बम जैसा। तो इस पर उन्होंने कहा, वो जो वहाँ का जो वज़ीर ख़जाना था, कि हमने उसके ऊपर उनको सारा इंतज़ाम दे दिया। इसके बावजूद भी 2011 का सुनामी आया, लेकिन उसमें नुकसानात कम हुए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इसी किस्म का क्या कोई हमें प्रेशर है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि 2010 का जब आप जिक्र कर रहे हैं, जब आपने आर्टिकल लिखा था, उस वक्त पाकिस्तान का वजीर खारजा कौन था? उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब, पीपल्स पार्टी के वाइस थे। अब पीपल्स पार्टी से अलग हो गए, जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं पिछली हुकूमतें चोर थी, लेकिन वजीर खारजा वही है। एक तो ये बात हो गई कि वजीर खारजा वही है, और उन्होंने जिस तरीके से कैरी लोगर बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धोखा था, और उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा था कि जनाब ये इसकी शराइत है। बाद में उन्होंने तस्लीम किया कि जी वो शराइत अब मैंने गलत बता दी थी। तो मेरा कहना है ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। जो कुछ अब हो रहा है वो तो यही हो रहा है कि नौआबादियाती निज़ाम की नई शक्ल में वापसी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर हमें याद दिलाया जा रहा है। लेकिन मैं जो हैरान होता हूँ कि इसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो FIA है और जो पाकिस्तान का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, वो इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। यानी वज़ीर आज़म को तो बुला सकता है पाकिस्तान को, लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर को नहीं बुला सकता। तो सवाल ये पैदा होता है इम्यूनिटी किस खुशी में आप देना चाहते हैं? ये तो सुपर वज़ीर आज़म हो गया। आप देखें ना, आपके सामने है, आपकी काबिना ने इसकी मंजूरी दी है, और मुझे लगता है उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, उन्होंने मेहनत ही नहीं की कि उसने कहा क्या। मगर मेरा आपसे एक सवाल और है, मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ, इस स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर ने कानून को दानिस्ता तोड़ा है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है वो 26A4 और 40A, इसमें है कि स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है कि बैंकों का जो मुनाफा होता है वो उसको खातेदारों में तकसीम करें। जी, मार्च से जून तक 2020 तक आपने देखा कि स्टेट बैंक ने सारे सूद जो है वो 13.25 से कम करके 7% कर दी। और गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा कि दुनिया में किसी मुल्क ने इतनी ज्यादा कमी नहीं की जितनी पाकिस्तान से की है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या खुदा न खास्ता
जो पेंडेमिक आया था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुल्क में हुआ था। हमारा नुकसान तो बहुत कम थे, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हमारे नुकसान इतने नहीं थे। हमारा तो -0.04% से शरह नमू उनकी मुल्कों में तो 7 और 8% हो गई थी। तो उन्होंने इतनी जबरदस्त ये जो कमी की, क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में थी? और उसके बाद उन्होंने कानून तोड़कर जो है बैंकों को ये अहकामात दिए, कानून तोड़कर मैं कह रहा हूँ, उनको इख्तियार नहीं था। 26A4 और 40A के जो करोड़ों खातेदार हैं जिनके जो है 10,000 अरब रुपए बैंकों में पड़े हैं, उनको शरह मुनाफा को 11.25 से कम करके 5.5 कर दिया है। 600-700 अरब रुपए का नुकसान कानून तोड़ के उन्होंने खातेदारों को दिला दिया और उसका फायदा जो है बड़े बड़े कर्जों पर कर्जा लेने वालों को दिया। तो क्या गवर्नर स्टेट बैंक का ये एहसास होगा कि आपने ये कुछ कानून के तहत जो है वो किया था, जबकि ये कानून मौजूद है? और मेरा तो सिर्फ कहना ये था कि फिर अब आप उनको अच्छा, फिर ये बात ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो सकता ये उनके खिलाफ मुकदमा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में नौबत क्यों आनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि ये कानून तोड़ा गया है। 26A4 और 40A 700 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा निजाम कहाँ है? वो अगर सीओ मोटो लेना चाहें तो जरूर लें, लेकिन कोई आदमी अगर कोर्ट में चला जाए, रिट पिटिशन कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये देखिए 700 अरब का, यानी वबा के दौरान में इन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या कहा है कि जिन लोगों के पास इख्तियार है और जिनके पास खजाने की चाबी है, वबा के दौरान भी वो मुतासिरीन को फायदा पहुंचाने के बजाय अपने फायदा देख रहे हैं। ये पाकिस्तान में लागू हो रही है ये चीज। तो अगर स्टेट बैंक ने जो गलत कार्य की हैं माजी में, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि मेरे हिसाब से पिछले 20 वर्षों में स्टेट बैंक ने 3,000 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है मईशत को और खातेदारों को। तो ऐसे इदारे क्यों हमें उसका एहतसाब करना है या इख्तियार देना, ये बुनियादी सवाल है। यानी जो आपने उसके डिटेल्स हैं कि ये पावर दे रहे हैं, ये पावर दे रहे हैं, क्या आपने ये रिकॉर्ड करा दिया है मजमून की शक्ल में? जी, क्या आपने ये जब सारे फिगर जो है रिकॉर्ड करा दिए मजमून में अपने? नहीं, ये तो सारी रिकॉर्डेड चीज है ना। मतलब ये था कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो, कि ये तो कानून के तहत मैंने देखा 3,000 अरब रुपए से ज्यादा का जो नुकसान स्टेट बैंक ने पहुंचाया। अब देखिए, स्टेट बैंक इश्यू हुआ था समिट बैंक, आपको भी पता है। उसका बैंक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही 50 था। उसका जो सदर था वो एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान से बाहर आया था और कितना नुकसान हुआ, कई अरब रुपए का। तो आज हमारा काम है कि उसका एहसाब करें स्टेट बैंक का, यानी सिर्फ इस गवर्नर का नहीं बल्कि माजी के गवर्नर का भी, माजी के उनका एहसाब करें, पहले इसकी इस्लाह करें, फिर उसके बाद ये बात करें कि इसको खुद मुख्तारी कितनी देनी है या नहीं देनी। खुद मुख्तारी देना बहुत अच्छी चीज है, मगर ये खुद मुख्तारी नहीं है, ये पाकिस्तान के मुफाद का सौदा है, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात है। यानी आपने ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप परवान चढ़ा दी है, बुनियाद रख दी है, उसकी फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। देखिए, अल्लाह ताला बहुत कुछ करता है, इंसान तो ये कर रहे हैं, लेकिन कुदरत का भी एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ये लाठी भी बेआवाज जो है होती है, किसी वक्त भी जो है वो कौम को उठ खड़ी हो सकती है, कौम को अकल आ जाएगी। अभी तो मैं दुआ करता हूँ कि पार्लियामेंट को अकल आ जाए और वो पाकिस्तान के मुफाद तो ठीक है, आप अकल तो भाई देखो, जब अगर हम जो कर रहे हैं ये आवाम की को ही मुतला कर रहे हैं ना जी, तो कौम खड़ी हो जाए इस पर। नहीं तो आप देखिए ना, ये प्रोग्राम तो फिर आप बार बार होने चाहिए, ये प्राइम टाइम बार करेंगे, रोज करेंगे, ऐसी क्या बात कर रहे हैं, रोज करेंगे, जाना चाहिए। पार्लियामेंट मुझे काबीना ने जो मंजूरी की है, काबीना का हिसाब होना चाहिए। नहीं, काबीना को जो है इसको हटा देंगे फिर। इमरान खान साहब को जो सरपरस्ती कर रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट, उसको खत्म करना चाहिए इमरान खान की। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ सबका एहतसाब हो। एक सवाल पैदा होता है, इमरान खान साहब तो ये कहते हैं हमारी मईशत की सिम दुरुस्त हो गई है। तो अगर सिम दुरुस्त हो गई है तो ये क्या कर रहे हो गए, तो अब IMF के प्रोग्राम से बाहर निकले हुए हैं, तो आप दोबारा जा क्यों रहे हैं उनके पास? ये आप के लिए जा रहे हैं? ये अवान अभी ये जो है ये क्या अवान में जाएगा, ये जो इनके में है? देखिए, जब काबीना ने कर दिया, ये कौमी असेंबली में जाएगा, सेनेट में जाएगा, हाँ तो जी पास होगा फिर। चलो अभी चलो वहाँ पर ट्राई मारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब, आपके मशकूर हैं इंतहाई कि आपका जो है बहुत अहम तज्जिया होता है वो आप आ गया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम नुकात की तरफ इशारा किया उन्होंने। अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर आएंगे तो अगले मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप जो भी बात कर रहे थे ना शाहिद साहब से, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और मसाइल और अपना घर ठीक करो, आर्मी चीफ ये कहते हैं। भाई वो तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाक फौज के सरबराह ने अपना घर ठीक करने की बात की है। आज कल जो है वो पहले काबीना ठीक करें। भाई काबीना भी ठीक करनी चाहिए, और उन्होंने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं वो जारे पड़ोसी के बावजूद जो हथियार ख़रीद रहा है बेतहाशा, इसके बावजूद भी हम उसमें आर्म रेस में नहीं जाएंगे। वो बात ये है कि हमें आर्म रेस डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास खुद असला मौजूद है, हम खुद बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, और उन्होंने एक और नई बात कही है कि पाकिस्तान अगर भारत के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो मशरिक़ और मगरबी एशिया के को आप करीब ला सकते हैं, जो कभी इंडिया आपको नहीं लाने देगा। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया आपका एक ऐसा दुश्मन है कि जो बग़ैर पिटे हुए, बग़ैर उनके ऊपर कब्ज़ा किए हुए वो आपको एक्सेस नहीं देगा। आप ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं जनरल साहब, अगर आप ये बात इस तरह सोच रहे हैं। लेकिन खैर कहने को ये बात खूब है, आपने अच्छी बात कही है, डिप्लोमेट आपने अच्छी बात की है, लेकिन ये है कि ये जो बात है ये लोग मानेंगे नहीं। सी पैक और अहम इक़्तिसादी मंसूबा है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक आंख से देखना। ये आपने बहुत सारी बातें अच्छी कही हैं कि गैर मंतकी और अफ़गानिस्तान में अमन के इस्तेहकाम की ज़मानत अमरीकी तालिबान माहिदा पाकिस्तान ने कराया, लेकिन अब वो तो पाकिस्तान ने कराया, लेकिन वो तो मानते नहीं है ना आपकी बात को। आप तो करते रहते हैं खिदमत उनकी, लेकिन वो तो आपके ख़िलाफ़ हमेशा साजिश में मुब्तला रहते हैं। और अब देखिए आपको वो नहीं देने दे रहे हैं तुर्की को, आप जो असला देना चाहिए, जो हेलीकॉप्टर का गनशिप तो वक्त आ गया है कि उन्होंने कहा कि वक्त आ गया माजी को दफन करके मुस्तकबिल की जानिब बढ़े, लेकिन इंडिया कहाँ दफन करेगा। वो भाई आपकी खिदमत में हम भी अर्ज़ करना चाहते हैं कि इंडिया के लोगों ने, सारे मुग़ल बादशाहों ने के बावजूद, जो हम खुद मुग़ल हैं लेकिन इसके बावजूद भी शेर शाह सूरी ने एक बड़ा काम किया था कि ट्रंक रोड बनाई थी ये कलकत्ता से लेकर और खैबर पख्तूनख्वा तक। ये तरीका ये था कि इनको हम जो हिंदुओं को एक निकालें, तो हिंदुओं ने ये काम किया कि अपने आप को जो जरासीम की तरह से अपने आप को छुपा लिया। वो अपने आप को यानी बिल्कुल एक जरसूमे की तरह से, मिसाल के तौर पर आपको डायरिया हो जाए तो जरसूमा जो है, डायरिया का जरसूमा आपके पेट के किसी खुलिये में छुप जाता है और फिर 4-5 महीने के बाद में फिर दोबारा से बात ज़ाहिर हो जाता है। इसी तरह से इंडिया ने 2 बड़े यलगार जो थी, एक तो इस्लामी की यलगार थी, एक बुद्धिज़्म की यलगार को रोका, और आज के वक्त का इंतज़ार करते रहे कि जब वो आज जब मोदी साहब आए हैं तो फिर उन्होंने अपने आप को अपने असला कर रहे हैं। वो आपसे लड़ना चाहते हैं, आप जो खैर आफियत की बातें करते हैं बिल्कुल अच्छा करते रहें, क्योंकि इस्लाम यही कहता है। लेकिन ये है कि वो आपसे ये बात समझ लें कि वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हर बात हमारी जो थी, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता थे, वो इस ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि वो अपने आप को सुपर रेस समझ रहे हैं, जैसे जर्मन समझते थे। तो इस तरह से वो आपने जो बात भी की है, हम सब अप्रिशिएट करते हैं आपकी बात को। तो फिर आप कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अब ज़रूरत है। दूसरी बात जब अपने मुल्क की बात, और आज दुनिया को मुख्तलिफ तरह की दहशतगर्दी का सामना है, आप 4th जनरेशन वार से लड़ रहे हैं, आपको हर तरफ से घेरा जा रहा है, और आप घेरने वाले लोग आपके अपने लोग हैं। जो अपने लोग का मतलब ये पॉलिटिशियन है जो कि आपके हुक्मरान हैं। ये अपने एक डबल ट्रिपल गेम खेल रहे हैं, आपके साथ भी हैं, अपने हुक्मरानी भी कर रहे हैं, लूट मार भी कर रहे हैं, दहशतगर्दी भी कर रहे हैं। ये जो लूट मार जो करप्शन है, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी दीमक है जो आपको लगा रखी है। सिक्योरिटी अखराजात बढ़ने से इंसान की तरक्की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब जब ये सब कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन अब बात ये है कि आपको हतमी फैसला करना पड़ेगा, जो आप मेरे ख्याल में कर चुके होंगे। मैं यकीन रखता हूँ कि यू आर वाइजर देन मी, कि जो स्ट्रेटजी के मामलात हैं, जो फ़ौज के मामलात हैं, उसमें तो हम वाइज नहीं है ना, उसमें तो आपका विजडम है। तो उसमें आप समझते हैं कि आपने बेहतरी की तरफ आपने कोई ना कोई सोच विचार की होगी, और कोई ना कोई आपने लायामल मतलब किया होगा। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत अब्द किया थे। यू आर दी ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड दैट हैज़ वॉन द टेररिज्म वॉर। लेकिन वो छोटे मोटे जो वाक़यात हो रहे हैं वो होते रहेंगे। वो उन्होंने भी बढ़ा दिया है। इनकलाबी आर्मी जो है रिवोल्यूशनरी आर्मी जो है वो उसके नाम से एक तहरीक है जिसने जो रेंजर्स पे हमला किया है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं।
अब जाहिर है कि आपने जब यहाँ पर वहाँ पर ऐसे लोगों को, जो लोगों ने, जो GSN के लोग रहे हैं, उनको आपने सारे बड़े ओहदों पर लगा दिया है, तो उनमें से हर आदमी तो ख़राब नहीं है, लेकिन कोई लोग तो ख़राब है ना, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ औरंगी जैसे इलाके में पहुँच गए, जो कि मेरे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाका है, और पठानों का इलाका है, और पंजाबियों का इलाका है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। और हमने सबसे हल्फ ले लिया है औरंगी के लोगों से कि साहब आप जो है पाकिस्तान को वफादार रहेंगे। जो ये कहते थे MQM का वाला मामला, वो ख़त्म हो गया। तो अब हम जो रेंजर्स का जो वाक़या हुआ है, उस पर हम सब दुखी हैं और बहुत ज़्यादा उस पर ताज़ियत करते हैं DG रेंजर से। और हम उनके साथ में उनके जो हमारे शहीद हुआ है, हमारा नौजवान नौशरो फिरोज का आदमी था, लेकिन उसके साथ में हम दिली हमदर्दी पूरे ख़ानदान के साथ करते हैं, और ख़ुसूसन रेंजर के तमाम लोगों के साथ में अपने इज़हार ताज़ियत करते हैं। और वो शहीद है, शहीद तो खैर मना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात कहना चाह रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन, खत्ते की अमन की ज़मानत है, ये तो आप बरसे से कह रहे हैं, ये आपका बयानिया है, बहुत अच्छा बयानिया है। लेकिन ये सवाल ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि अब यहाँ पर अमन हो। अब अच्छा जी, अब पाक अफ़गान बॉर्डर पर मार्केट में क़याम हमने लाया गया है, आपने सब कुछ कर दिया है उनके लिए। लेकिन अब ये है कि अमेरिका, तालिबान, इनको जो है जो गनी साहब हैं, उनको मजबूर करे, अब्दुल्ला को मजबूर करे कि भाई तालिबान से मुज़ाकरात करे और हुकूमत दे। लेकिन अब वो मामला ऐसा नहीं हो गया। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर अमन होगा, इसलिए कि रशिया और ईरान जो है वहाँ घुसाए हैं और रॉकेटों से हमला कर रहे हैं, उनकी फ़ौजों को, आदमी को गिरा रहे हैं। तो फिर ये सिविल वार की तरफ बिलाखिर जाएंगे। आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं, तो आपने सिक्योरिटी, इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जो गुफ्तगू की है वो बहुत शानदार है, हम उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, इस मामले में हम गुफ्तगू कर चुके हैं जी। अच्छा, ये जो इनका तकरीर का अंदाज़ है ना, देखें एक तरफ FATF की तरफ हमारे मसाइल हैं और एक तरफ हमारी खिदमात हैं दुनिया के। बात सब सही है, लेकिन वो तो जाहिर है कि वो जानते हैं कि आपकी सलाहियत कितनी है, आपकी फ़ौज में की सलाहियत कितनी है, कि आप जो ऐसी फ़ौज है, हार्डर फ़ौज है, जिसने कि जो अमेरिका जिसको नहीं कंट्रोल कर सका, वो पाकिस्तानी फ़ौज ने कर लिया। तो अब उसको बांध के रखना चाहते हैं ये। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे बंध के ना रहें जी, हम कैसे इनके बंधन को तोड़ दें। तो आप फाइनेंशियली आपको दबा रहे हैं। अच्छा, ये बांधने के तरीके यही होते हैं, जहाँ जहाँ आपके चंक हैं, जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस मुल्क के खिलाफ, उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए ना, जब इसकी तारीफ़ ये है जैन साहब, जिस आदमी ने ये जो थ्योरी दी है 4th जनरेशन वार की, उसमें ये कहा था कि एक के महाज के बाद दूसरा महाज, दूसरे महाज के बाद तीसरा महाज, तीसरे महाज के बाद चौथा महाज, एक इलाके के बाद दूसरा इलाका, दूसरे इलाके के बाद तीसरा इलाका, चौथा इलाका, एक तरह की जंग के बाद में दूसरी तरह की जंग, एक दूसरी तरह की जंग के बाद तीसरी तरह की जंग, तो चौथी जंग, इस तरह से फेज़ वाइज बदलते। अब जैसे वजह के तौर पर लसानियत को फ़रोग मिल रहा है थोड़े दिनों में जी, आप देखेंगे लसानियत पर मामले पर लड़ाई होगी। इसके बाद में मसलक के देने की कोशिश की, उसको आपने फेल किया। वो आप बलूचिस्तान में जाके हमला करते हैं, कभी आप जाके वहाँ पे हमला करते हैं, तो आपको चौमुखी आपसे जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, अब आ गया रुख काबीना की तरफ, अब काबीना की तरफ आ गया और उनका जुमला ठीक है, पहले घर ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो आप ही ठीक करें ना जी, आप ही लाएं इसको जी, आप ही लेके आए, आप ठीक करें इसको। बिल्कुल। अच्छा, अब अगले मौजू की तरफ चलते हैं। बेसिकली इज ए गुड मैन मिस्टर इमरान खान। इसको ये ज़्यादा इसको आप एम्बेसडर एट लार्ज बना दें, अच्छी अंग्रेज़ी बोलकर इधर उधर जाकर आपकी तकरीर वगैरह करता रहेगा, और किसी पीले स्कूल वाले को वज़ीर आज़म बना दें तो पाकिस्तान को ठीक कर देगा। चलो अभी चले, जो पीले स्कूल से पढ़ा हो आप भी शायद, चीफ साहब आप भी शायद पीले स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा, वो मिराज मोहम्मद खान साहब थे ना, मिराज खालिद साहब, हाँ मिराज खालिद साहब बने थे ना, हाँ, केयर टेकर थे बहरहाल, लेकिन वो काम कर गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया। बात ये है कि हम लोग ज़िंदगी का, देखिए हमारा तो कोई मकसद है ज़िंदगी का सिवाय इस्लाम, पहले नंबर पर इस्लाम है, फिर पाकिस्तान है जी। हमारे पास तो यही है कि हम तो इसके आप तो, और पाकिस्तान को हम इसलिए कहते हैं कि इस्लाम का ये वाकई किला है, यहीं से सब कुछ उठेगा, और यही चीज़ है जो तब्दीली लाएगी जी। अच्छा, अब ये बहुत सारी तो नेगेटिव बातें आ जाती है, लेकिन एक पॉजिटिव बात, पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बड़ा कारनामा किया है। कैनेप 2 का मुझे ये एजाज़ हासिल है जैन साहब जी, कि जिसने K2 का जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था जी, मैं वो सबसे पहला आदमी था जिसने कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जी। वो मेरी किताब में तस्वीर मौजूद है, तो वो किताब भी हम आपको भी दिखा देते हैं जी। जो वो
इस सिलसिले में आज वो मैंने कल जो है वो 9:30 बजे रात को जो है वो ग्रिड में डाल दिया गया है 1145 मेगावाट की सलाहियत की। फिलहाल 105 मेगावाट। खैर इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो सईदुर रहमान साहब, मेंबर पावर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। सईदुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में, और इंतहाई खुश दिली के साथ में इंतहाई पुरजोश मुबारकबाद आपको पेश करते हैं, और नईम साहब को, मोहम्मद नईम साहब को, चेयरमैन पाकिस्तान एनर्जी कमीशन के चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करते हैं। आप मेंबर पावर हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपके तमाम वर्करों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है पाकिस्तान ने कि एटॉमिक पहला जो हमारा जदीद तरीन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो K2 का पावर प्लांट लगाया था 1145 मेगावाट का, उसने काम शुरू कर दिया है। तो आप फरमाइए, आप इस पर तबसरा कर दीजिए, क्या हुआ है? तो बहुत शुक्रिया, पूरी कौम को भी मुबारक हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जनरेशन 3 का तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, और 1145 मेगावाट इंतहाई रीजनेबल रेट के ऊपर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो टेक्नोलॉजी बेसिकली है इसकी जनरेशन 3 टेक्नोलॉजी है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तानी इंजीनियर और साइंटिस्ट इस प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो नहीं, तो अब सवाल ये है कि अब कितना आपने ये ग्रिड में डाला है इस वक्त इसमें? सर अभी तो हम इस वक्त 120 मेगावाट की ट्रायल ऑपरेशन है, और हम इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ अप्रैल फुल पावर पे होंगे, और 21 मई को जब पाकिस्तान और चाइना के जो डिप्लोमेटिक टाइज के 70 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उस दिन इसका इफ्तार करेंगे। कमर्शियल ऑपरेशन अभी आपने सिर्फ 120 मेगावाट डाला है? जी सर, इस वक्त 120 मेगावाट डाला है, और हम इसको बढ़ाएंगे, हम डेली बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी ट्रांसमिशन लाइन इसका लोड ले सकती है? जी, इसके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लाइन NTDC ने इरेक्ट की है, और वो डिजाइन है इस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो फिर कहाँ जाकर टर्मिनेट होगी? ये सर टर्मिनेट हो रही है जामशोरों में। जामशोरों पे, जी जामशोरों पे टर्मिनेट हो रही है, और इंशाल्लाह ताला जिस वक्त हम फुल पावर पे जाएंगे तो उसमें भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके ट्रांसमिशन के। वो तो ये सुना है कि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ज़्यादा लोड नहीं ले सकती हैं, जब भी डालते हैं तो हमारा ट्रिप कर जाता है। जी मैंने आपको बताया ना कि NTDC ने इसके लिए अलहदा से लाइन इरेक्ट की है, नई लाइन इरेक्ट की है। नई लाइन की, अच्छा तो आप बताइए फिर हमें कराची को कितना देंगे आप? सर जो CN हुआ गवर्नमेंट की तरफ से उसमें 500 मेगावाट जो है वो कराची को जाएगा। बेसिकली हम तो सेल करेंगे NTDC को, और NTDC NKI से जहाँ पे इनका इंटरफेस है कराची के साथ, उसमें से 500 मेगावाट इनको देंगे। अच्छा, आपका ये फी यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है आप इस वक्त आपको? सर अभी हमने नेफ्रा ने अभी डिटरमिन नहीं किया, जिस वक्त इसको डिटरमिन करेंगे तो इसके बाद फिर हम आपको बता सकेंगे, लेकिन ये सिंगल डिजिट में होगा। सिंगल डिजिट में? वाह, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। और चेयरमैन नईम साहब को मुबारकबाद पेश करें। सिंगल डिजिट माना 9 रुपीज़ से 9 रुपीज़ और उससे कम। दैट्स गुड वन सर, एंड हम आपको यानी बहुत पुरजोश हैं। आपको याद होगा कि वो हमारी जो हमने किताब लिखी थी इस पर जोर नशर तहकीक, वो किताब में हमने K2 का बड़ा जिक्र किया है, और आपके जो लोग आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यानी जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो इंजीनियर्स और जो आपके चेयरमैन साहब हैं, वो उनको बहुत ज़बरदस्त हमने खराज तहसीन पेश किया है। जी सर, बिल्कुल मैंने इस किताब को पढ़ा है, और जब इसकी इनॉग्रेशन थी मैंने इसके अंदर आना भी था, लेकिन वो शायद किसी वजह से पोस्टपोन होगी, तो अब दोबारा जब भी इसकी इनॉग्रेशन होगी आई विल बी देयर इंशाल्लाह। आपको मुबारकबाद देते हैं, बार मुबारकबाद देते हैं। ब्रेक पे जाना है कि ब्रेक से पहले एक बात कह दूं कि सिंगल डिजिट्स पे तो है, लेकिन ये आवाम तक भी उसी रेशो से आए। वही, ये तो देखने कॉस्टिंग इनका काम नहीं है, ये इनके बाद तो सिंगल डिजिट पे जाएगी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर एक और अच्छी बात है, उस पर जरा बात करेंगे। जी करें। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब मुजाहिद अनवर साहब जो हैं नए, जो पुराने एयर चीफ जो रिटायर हो गए, बहुत बड़ी अब ज़हीर बाबर पहली साहब बात तो ये है कि मुजाहिद अनवर खां एक बहुत मुजाहिद आदमी था, नाम की तरह मुजाहिद थे। हाँ बिल्कुल मुजाहिद आदमी था, और जिसके वक्त में हमने 27 फरवरी का जो 2019 का जो वाक़या हुआ है उसमें उनकी जो कमांड थी वो इंतहाई शानदार थी। वह हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा मुजाहिद, इतना बड़ा एयर मार्शल, हम एयर मार्शल अज़हर ख़ान को भी पीछे छोड़ते हैं इस लिहाज से कि जितना बड़ा जो कोई नहीं आया। अब नए सरबराह जो आए हैं, सरबराह ज़हीर अहमद बाबर साहब आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और उनसे भी बेहतर करेंगे, क्योंकि ये इनकी तारीख़ है कि पाकिस्तान के अंदर एयर मार्शल अज़हर ख़ान के बाद में नूर ख़ान आए, उन्होंने भी कमाल के काम किए, डेड ऑनेस्ट पीपल। और अब जो लोग ये भी बड़े डेड एंड ऑनेस्ट थे, मैंने जो हमारे अनवर मुजाहिद साहब थे और सरबराह ज़हीर बाबर भी जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त होंगे। हम उनको जो है बड़ा हम भी ज़बरदस्त उनको, जो अगरचे JF-70 थंडर की उनको मुजाहिद अनवर खान को सलामी दी गई है, हम भी सलामी पेश करते हैं कि ऐसे आदमी जिन्होंने आते के साथ ही जो हमारे ख़त के जवाब में ख़त लिखा था, जिसको अपने छापा भी था जी, वो बहुत शानदार आदमी हैं। और मैंने जिन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की, जिन्होंने हर लम्हा पाकिस्तान इस्लाम के नाम लिया, ऐसा आदमी था जैसे कि पीले स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी होता है, जिसने जो सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम के अलावा कोई बात नहीं जानता। उस वक्त जो उन्होंने ख़त मुझे जवाब दिया था वो इतना ही शानदार था, और हम उनको याद रखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब भी ज़िंदगी रही हम उनको, अगर वो हम अभी मौका देंगे तो हम उनका भरपूर इंटरव्यू करने के लिए अगर हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा तो भी जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ये है कि पहले हमारे ज़हीर अहमद साहब बाबर जो हैं, जो ज़हीर अहमद बाबर जो हैं, इसमें दो बात बड़ी अहम लगी हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर से ये लोग मिलते हैं, ज़हीर बाबर सिद्धू, हाँ नहीं सिंधु भी हैं, तो डिप्टी चेयरमैन एयर स्टाफ एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे जी। 1986 में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। एयर मार्शल चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर फाइटर स्क्वाड्रन ऑपरेशनल एयर बेस और रीजनल एयर कमांड भी कर चुके हैं। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन और रिसर्च और तरक्की के तौर पर भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। तो इस लिहाज से ये भी बड़ी रिसर्च, और अगर वो देखा जाए रिसर्च एंड RD जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, वो बड़ी बात होती है। उसमें अगर ये काम करके आए हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान की जो हमारी जो एयरफोर्स है वो आगे बढ़ेगी और उसमें पेशरफ्त होगी इंशाअल्लाह ताला। जी, हदफ पर औकाब की तरह झपटने की सलाहियत मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और हम समझते हैं कि ये एक बात है जैन साहब कि कभी भी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने हमें मायूस नहीं किया। बिल्कुल। मुझे याद है कि जिस वक्त हमने इस पाकिस्तान की वार हमारी हुई तो उस वक्त मेरा एयर मार्शल जो वहाँ उस वक्त थे उसको मैंने फ़ोन किया, उनको कहा, अजीब बात थी ये थी कि मैं क्योंकि माइक्रोवेव का में था तो मुझे ये सलाहियत, मेरे पास सारे नंबर मौजूद थे। उस वक्त ये मोबाइल शोबाइल तो होते नहीं थे, तो वो मैं फ़ोन पे मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई आपको मदद करनी चाहिए। तो मुझे याद है कि FB अली के साथ में जब अभी FB अली साहब का इंतकाल हुआ और उनको हमने खराज अक़ीदत पेश किया तो उनको साथ में ये एयर मार्शल भी मौजूद थे। तो ये मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप मदद करें, हमें पाकिस्तान को बचाएं, किसी सूरत में वेस्ट पाकिस्तान को तो बचा लें, ईस्ट पाकिस्तान तो गया। तो उस वक्त जो है उनको सरेंडर कराने में याया को ये भी शामिल हुए थे, वो भी गए थे उस वक्त। जी ठीक है। आज अगले मौजू की तरफ। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आईनी इदारा है। देखिए आईनी इदारा है और ये 5 माह से इनका बगैर चेयरमैन के ये काम कर रहा है और इसके 12 मेंबर रिटायर हो चुके हैं, 12 मेंबर की नामजदगी नहीं हुई है। चेयरमैन साहब जब ये बात नोटिस में लाई गई वज़ीर आज़म साहब के, तो वो उनसे पूछ रहे हैं, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर से पूछ रहे हैं कि जनाब इस पर क्या मामला है। ये वज़ीर कानून के अंडर में आता है। हुज़ूर आला जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको आपने ये भी तक नहीं मालूम कि इदारे कौन से इदारे किसके अंडर में काम करते हैं। तो पहले तो आपको ये ब्रीफ लेनी चाहिए थी, फॉर गॉड सेक व्हाट काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर यू आर। फिर अब ये अब आप 8 मेंबर जो हैं आपको नए तकर्रुर करने हैं, नए मेंबर का तकर्रुर नहीं हो सका है। ये वज़ारत कानून के मातहत अदारा है। अब वो ज़ाहिर है कि जिसमें वो बैठा हुआ है
फ़रोग़ नसीम जो है वो अपने अपने काम कर रहे हैं, तो एक नई वजारत एक और लेने के चक्कर में MQM जो है, तो अब मसला ये है कि अब क्या करें। बहरहाल ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो अहमियत है उससे अभी तक आगाह नहीं किया गया है वज़ीर आज़म साहब भाई बहुत बड़ी आदमी, जैसे जैसे वो जितना बड़ा आदमी था, वो जो 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 पहले जो चेयरमैन साहब थे जिनसे हमारी 20 दफ़ा बाकी थी, पश्तून भी था जी, वो बहुत अच्छा आदमी था, भाई उसी को बना दो या किसी को बना दो, लेकिन आपको 8 मेंबर और लेने हैं, वो ले ना उनको वापस दोबारा से। 8 मेंबर अभी हैं और 12 लेने हैं आपको जी, 12 लेने। जहाँ तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब का मसला ये है कि क्या करें, उनको ब्रीफिंग सही नहीं दी जाती और उनको भाई खुद अभी आप मेहरबानी करें, आप ये आईनी मामला है आपका, यानी एशिक की क्लॉज नंबर 127 से लेकर 130 तक जो है इस करारी क्लॉज जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की। अब दस्तूर तो पढ़े, वज़ीर आज़म बन गए हैं, दस्तूर ही नहीं पढ़ा आपने, दस्तूर तो पढ़ कर चाहिए कम से कम। आदमी जब वज़ीर आज़म बने तो कम से कम पूरा दस्तूर तो पढ़ लेना कि मेरे पास क्या अख्तियारात है, कहाँ पर किसके क्या अख्तियारात है। अब वो भी नहीं पढ़ते हैं ना, उसकी समरी लेते हैं, तो आप हर मामले में फेल हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि अमेरिका के और चीन के दरमियान में जो अलास्का में मुलाकात हुई है, इस पे आप कल तफसील से बात कर लीजिएगा। कल बात तो 1-2 मिनट रह गया, सिर्फ आप एक जाते जाते एक जुमला दे दीजिए PDM के बारे में। भाई PDM जो है जैन साहब, PDM देखो बेहतरीन काम किया है मिस्टर जरदारी साहब ने। जरदारी साहब ने अपना आदमी मुंतखब करा लिया इनके वोटों से, इनसे जिंदाबाद के नारे लगवा लिए पीपल पार्टी के और बेनज़ीर के, और भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगवा लिए। इनके जो कैप्टन सफदर की बेइज्जती करा दी यहाँ पर कराची में, उसको गिरफ़्तार करके, और साथ साथ में आपने कहा कि हमारे उनको बहाना बनाया कि साहब हमारा जो है IG जो है गिरफ़्तार कर लिया, अगवा कर लिया गया है। वो सारे वाक़यात बयान आप कर लें तो सब घड़े हुए वाक़यात हैं। और आपकी जो है कम से कम बेइज्जती, नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी बेइज्जती आपकी की है कि आप याद रखेंगे कि आपका एक सियासतदान से आपका पाला पड़ा था, आपकी बेटी की, आपके दामाद की, आपका जो ज़िल्लत की है आपकी, और आपसे वोट ले लिए, आप क्योंकि गुस्से के अंदर थे, आप लोहार के बेटे हैं ना आखिरकार में, तो आपका यही काम होगा। लाहौरी नहीं कह रहा हूँ भाई, लाहौरी हमारे दिल में रहते हैं, मैं तो लोहार कह रहा हूँ। वो लोहारी भी वैसे ब्लैक स्मिथ वो भी लोहारी भी जो है जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, नहीं मैं उनको भी नहीं कह रहा हूँ, वो तो अच्छे लोग हैं, उनको सलाम है। नहीं वो तो हम, लेकिन ये रायवंड बसाने वालों की बात हो रही है भाई। रायवंड जो ये लुटेरे हैं, लूट कमाल से रायवंड बसाने वाले, जिन्होंने पूरी टैक्सी पे पैसे कमाए जी, जिन्होंने जो रोड बनाया है, ये मोटरवे बनाई, उसमें पैसे कमाए, कमीशन माफिया, कमीशन के अलावा जो ज़मीनें खरीद कर फिर महंगे दामों में ज़मीनें बेची, तुमने हर जगह से पैसे कमाए, सऊदी अरब गए वहाँ से पैसे कमाए। अच्छा, जरदारी साहब का ज़रा ये बताएंगे। देखिए जरदारी साहब के लिए भी एक और सियासी मुश्किल तो है, अगर जरदारी साहब हुकूमत का किसी तरह साथ देते रहते हैं तो आगे जाके अल्टीमेटली उनको भी एक नुकसान बात होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जरदारी साहब अब बिलावल साहब को हटाकर अपनी बेटी, छोटी बेटी को ला रहे हैं, आसफा को ला रहे हैं, आसफा को ला रहे हैं, और आसफा का जो है वो जो है मुल्तान के जलसे के जरिए एंट्री करवाई गई थी, दिख रही थी। और वो अब ये जो बड़े अहम मौजूआत हैं, जो एक तो अमेरिका का और 2-3 मौजूआत हैं। देखिए वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुँचे हैं। देखिए नदीम रज़ा साहब का जाना इराक जाना, वो भी एक बड़ी बात है। ये कल हम तफसील से बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये सारे स्ट्रेटेजिक मामला हैं जो जिस पर हमारा दस्तरस है। जी, कल इस पे हम तफसील से बात करेंगे। और जो तालिबान के वफ्द के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस पे बात करेंगे। रूस में जो कुछ अभी एक मीटिंग हुई है उस पे बात करेंगे। रूस ने कमांड संभाल ली है उसकी, इनको नए हथियार दे दिए, रॉकेट दे दिए हैं तालिबान को, अभी इनकी कुटाई करेगा रूस। तो इस पे हम कल तफसील से बात कर लेंगे। आज बस ये जिक्र करेंगे, कल हम इसे मजीद तफसील से बात करेंगे। आज के लिए वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।